आज है वीकली एक्सपायरी। मार्केट के पास बैक टू बैक लेवल्स तोड़ने का दिन देखने को मिल रहा है। पहले 18,200 गया, फिर 18,000 गया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद मार्केट 17,900 18,000 की रेंज में रुक रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे उसको भी, रेंज को भी ब्रेक डाउन कर रहा है। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो इस समय मार्केट ने 17,800 को भी ब्रेक कर दिया। मार्केट के पास 400 पॉइंट की रेंज थी, उस रेंज का लोअर एंड इसने ब्रेक किया है और ये चिंता की बात है। बाजार हर अटेम्प्ट को फेल कर रहा है और बहुत सारे ट्रिगर्स इस बीच निकले। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो आप चेक कर सकते हैं डाटा और चार्ट्स को। 21 दिसंबर से लेके आज करीब 12 जनवरी हो चुके हैं। ये 17,800 से लेकर 18,300 वाली रेंज, यानी इस 500 पॉइंट की रेंज के अंदर बाजार ने बहुत समय निकाल दिया 21 दिसंबर से अब तक। लेकिन उसके बाद से आप देखेंगे अब बाजार धीरे धीरे कमजोर हाथ में ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि हर पुल बैक फेल हो रहा है। 5 बड़ी बातों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, उसके बाद इन सभी नंबर्स पे चर्चा करेंगे जो भी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फ्यूचर्स के अंदर, ऑप्शंस के अंदर इस समय क्या हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट वगैरह क्या बात बता रहा है। खैर, वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट पर दबाव है। आज जिनको ये उम्मीद थी कि कॉलें काफ़ी टूट चुकी हैं, उनका पुल बैक का दिन होगा और पुटें काफ़ी चल चुकी हैं, ऐसा नहीं हो रहा। पुटों में बाकायदा और सरप्रेसिंग और शॉर्ट कवरिंग पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है और ये चल भी रही है। खासकर अब 17,800 भी अब चपेट में आ चुका है। कल तक 17,800 के पुट में खरीदारी नहीं थी, लेकिन आज 17,800 के पुट में जोरदार शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी के हिसाब से अगर आप देखें तो 42,000 के नीचे ये भी फिसल चुका है। ये खतरे की बात है क्योंकि वैसे भी 42,500 आ नहीं रहा था। उम्मीद थी 2 दिन कल इसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया, लेकिन आज ये भी कमज़ोर हाथों में ट्रांसफर हो रहा है। सब इंडेक्स में आज कमजोरी देखने को मिल रही है। एनर्जी पे कुछ ज़्यादा ही दबाव देखने को मिल रहा है। रिलायंस उसकी बड़ी वेटेज के कारण भी आज इस सेक्टर पे आपको दबाव दिख रहा है। वैसे भी और सारे शेयर्स जैसे कि आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल जो कल 5-5% ऊपर थे, आज उनमें गिरावट है 2 से 2.5% तक की। आज 2 कंपनीज के नंबर आने हैं, एचसीएल टेक के और इन्फोसिस के। इन्फोसिस के नंबर पे ऐसा लग रहा है कि उनकी आय और अनुमान तो ठीक होगा, लेकिन उससे पहले शेयर ज़्यादा चल नहीं रहा। हाँ, एचसीएल टेक की ग्रोथ अनुमान थोड़ा ठीक लग रहा है और मार्केट का उम्मीद है कि एचसीएल अपने टारगेट्स को बीट कर सकता है, तो इसलिए आज ये शेयर 10 रुपये आपको ऊपर आकर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। रही बात अब विक्स की, 16 का विक्स के आसपास है, 4% की तेज़ी है। आज ये इकलौता ऐसा कल्प्रिट था जिसने पहले 1-1.5 घंटे में इंडिकेट कर रहा था कि आज बाजार चलेगा नहीं, मुश्किल है, क्योंकि जिस समय बाजार पुल बैक भी कर रहा था ना, उस समय भी इंडिया विक्स कमज़ोर नहीं हो रहा था। खैर, इन सब पे चर्चा तो हम करेंगे ही। आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंदन तापड़िया। उनसे जरा समझते हैं कि उनका एक मैजिकल नंबर होता है 17,777। क्या वो मैजिकल नंबर बाजार के काम आएगा? ये मैजिकल नंबर वापस से एक बेस बना के पुल बैक के लिए हो जाएगा तैयार? ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक और अच्छी चीज़ सिर्फ मेरे को सिल्वर लाइनिंग दिख रही है कि प्रीमियम बहुत बुरी तरह से शेड नहीं हुए हैं। अभी भी 50-55 पॉइंट का प्रीमियम है। इसका मतलब जिनके पास पोजीशन होल्ड है, या तो अपना वो मार्जिन भर रहे हैं, या तो वो एक ना एक लेवल की वेट कर रहे हैं कि हाँ, ये अगर नहीं टूटता तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे ओपन इंटरेस्ट आज ज़्यादा है, जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है उस हिसाब से मार्केट को आज सिर्फ डैमेज कंट्रोल भी हो जाए ना, यानी 17,800, 820, 30 के ऊपर भी बंद हो जाए, तो भी आप समझिएगा कि आज बाजार जीत गया। नहीं तो आज मुश्किल हो सकता है, ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। चंदन जी से समझते हैं। चंदन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। निफ्टी का जो आप एक क्रिटिकल लेवल नोटिस करवाते थे हमेशा 17,777, वो मैजिकल नंबर सर अभी सपोर्ट के लिए काम आएगा या फिर ये भी चला जाएगा? काफी कठिन सवाल पूछा है और यूजुअली सपोर्ट बार बार सपोर्ट के आसपास आता है तो डर यही लगता है कि सपोर्ट तोड़ नहीं। पिछले लगभग आप 14 दिन में देखें तो 5 बार इन लेवल के आसपास आया और बाजार टर्न हुआ है। बट अब जिस हिसाब से रेजिस्टेंस नीचे शिफ्ट हो रहा है, इसलिए डर लग रहा है कि सपोर्ट टूट नहीं जाए, क्योंकि आप देखोगे लगभग 23 दिसंबर को इन्हीं लेवल के आसपास आया, टर्न हुआ, 26 को उन्हीं लेवल के आसपास टर्न हुआ, लगभग 6 जनवरी को उन्हीं लेवल के आसपास आया, आज का लो भी लगभग उन्हीं लेवल के आसपास है। तो बार बार सपोर्ट के आसपास आ रहा है, तो कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि सपोर्ट टूट नहीं जाए, और सपोर्ट टूटेगा तो फिर एक बार के लिए डाउन साइड के ओपन हो जाएंगे टारगेट्स। और सपोर्ट ज्यादा मेरे को ये कंसर्न है कि बाजार में पिछले 9 दिनों से रेजिस्टेंस नीचे की तरफ आ रहे हैं, 18,265, 18,250, 18,150, और अब जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो कहीं ना कहीं 17,950, 18,050 की तरफ बन रहा है। तो हम रेंज में है, ट्रेड कर रहे हैं, बट मैं यहाँ पे मंदी तभी करना चाहूंगा जब 17,777 तोड़े। तो ये कहना तो मुश्किल है तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा लेवल है, बट तोड़े तब आपको मंदी करनी चाहिए। तो हमारा आज का जो सेटअप है वो कंडीशनल ट्रेड ही है कि 17,777 के नीचे जाए तभी आपको निफ्टी बेचना है। उस कंडीशन में 17,945 का स्टॉप लॉस होगा और डाउन साइड के टारगेट 17,600 रहेंगे।
वहीं यदि अब 17,850 के ऊपर निकल जाता है तो फिर मैं श्योर हूं कि अब 17,777 नहीं टूटेगा। तो अभी 17,800 के आसपास है, या तो आप 17,777 तोड़ दो तो नीचे में 150-200 पॉइंट के टारगेट ओपन हो जाएंगे, या फिर 17,850 का लेवल निकाल दो, तब ये समझ में आ जाएगा कि बाजार नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। तो एज ऑफ नाउ सेल के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, कंडीशनल ट्रेड बन रहे हैं, 17,777 और 17,850 अब बाजार के ट्रेडिंग सेटअप के लिए काम आएगा। और एज ऑफ नाउ थोड़ा सा ट्रेंड प्रेशर में है, डेटा नेगेटिव, इसके लिए हम बिकवाली की सलाह के साथ काम करना पसंद करेंगे। ठीक है, मार्केट में पुरानी कहावत है, जो ट्रेंड है वही हमारा फ्रेंड है। तो ट्रेंड अभी ये कह रहा है कि बाजार के अंदर थोड़ा बहुत प्रेशर तो है। अगर आप अपने मन से नहीं मानना चाहे तो मत मानिए, डाटा और स्क्रीन तो यही कह रहा है कि आप रेजिस्टेंस आप अपने मजबूत कर रहे हो। अब आपको 18,000 लेके आना भी चैलेंज हो रहा है। पहले आप ये समझते थे कि 18,000 तो कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ बुल्स का एक फाइट करने का एरिया है। अब आप स्क्रीन अगर आप देख रहे होगे तो आपको लगेगा कि हे भगवान, सिर्फ 18,000 ही आ जाए तो भी हमारा काम बन जाएगा, हम इस बार सौदे से बाहर निकल जाएं जिनके लॉन्ग फंसे हुए हैं। तो इसलिए आप इस चीज़ को मानते रहिएगा कि बाजार अभी थोड़ा कमज़ोर हाथों में तो जा ही चुका है। एक और पॉइंट जो चंदन जी ने इंपॉर्टेंट उठाया, मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा। आज की मार्केट की क्लोजिंग बहुत हद तक इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि आज मार्केट ने अपनी रेंज का ब्रेकडाउन भी किया है 17,800। ये ब्रेकडाउन और ड्रैग और कितना अप होगा ये बहुत मैटर करता है। ये सिर्फ 50 पॉइंट से चेक हो जाएगा, 60 पॉइंट से चेक हो जाएगा। अगर आप इसी को चेक करना चाहते हैं, इसलिए आपकी स्क्रीन पर हमने ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिया 17,777। ये करीब करीब अगर आप वैसा समझे तो 40 पॉइंट बनता है, 30 से 40 पॉइंट बनता है 18,000 के जस्ट 17,800 के नीचे। हाँ, और इसी तरह से 17,850 भी 17,800 से जस्ट 50 पॉइंट ऊपर है। तो जहां पर आप खड़े हैं 17,800 पे, इसके 50 पॉइंट नीचे जाते आपके पास रूम और दिक्कत का हो जाएगा, और 50 पॉइंट ऊपर आते ही आप अपने आप को फील गुड करने लगोगे। तो इसलिए चंदन जी जो आपको बात बता रहे हैं बहुत ही बारीक बात है, लेकिन इसको समझने की बात है। अभी जिनके पास भी प्रॉफिट्स अच्छे हैं, शॉर्ट्स किए हुए हैं, अगर वो चाहें तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पूरा मत कीजिएगा क्योंकि आपके हाथ में बाजी है, आप पूरा मत करो, बट हाँ अगर थोड़ा बहुत करना चाहो तो ज़रूर करना चाहिए। और जिनको लेना है उनके लिए स्टॉप लॉस आप अपनी स्क्रीन पर रखिएगा। फिलहाल इस ब्रेक होने पर ही आपको टारगेट स्टॉप लॉस लगेंगे, नहीं तो 17,777 ये वाले जो लेवल है ना, इसको सपोर्ट मान के चलना। सर बैंक निफ्टी के भी लेवल्स दे दो चंदन जी, फिर आगे स्टॉक्स की तरफ बढ़ेंगे। निफ्टी का तो लेवल क्लियर है। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी इसी कस्मकस में है कि 41,750 को इज्जत दें या नहीं दें। इवन आप देखोगे तो इससे पहले जब सेल ऑफ आया था तो कहीं ना कहीं 41,600 550 से घुमा था। कल के दिन 41,729 का लो था। आज के दिन वीक है बट वो लेवल तोड़ा नहीं है। तो बैंक निफ्टी का जो मेजर लेवल है वो 41,750 के आसपास का रहेगा अभी के लिए। और या तो इसको 42,222 के ऊपर निकाल दो, यदि वो निकल जाता है तो आपकी स्टेबिलिटी आएगी, अदरवाइज आप 41,750 की तरफ जाएंगे। तो 41,750 और 42,222 ये दो अहम लेवल रहेंगे बैंक निफ्टी को ये ट्रेंड डिसाइड करने के। ओके ठीक है, डन। तो ये निफ्टी के लेवल्स और बैंक निफ्टी के लेवल्स दोनों आपके स्क्रीन पर आ गए हैं। हालांकि कल की शॉर्ट कवरिंग के बाद ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी ज़्यादा कमाल कर सकता है, लेकिन आज पहले 5 मिनट में जिस तरह से बैंक निफ्टी ने अपना रोल अदा किया है, उस हिसाब से आज निफ्टी को ड्रैग करके लेके जाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर आज ये किसी तरह से 42,500 को बचा लेता तो आपके काम आ जाता। लेकिन आज इसने पहले ही 5-7 मिनट में जो सरेंडर कर दिया धीरे धीरे करके, उसके बाद से मुश्किलें और बढ़ गई हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, स्टॉक्स पे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे चंदन जी के साथ, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो चल रहा है। वहाँ पे नई नई गाड़ियों को शोकेस किया जा रहा है। कुछ गाड़ियाँ इसी साल लॉन्च हो जाएंगी, कुछ गाड़ियों को लेकर तैयारी चल रही है। तो एक शोकेस का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें दुनिया भर की कंपनीज शामिल होती हैं। उसमें से टाटा मोटर्स अपने ई व्हीकल्स को लेकर सुर्खियों में है इस बार, और इसी ई व्हीकल्स के प्लान को लेकर हमारे सहयोगी शशि शर्मा ने टाटा मोटर्स की ईडी गिरीश वाघ से बातचीत की है। आइए सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। इतनी सारी ट्रक्स, बसेस, एलसीवीज, क्या कुछ नया इस बार हमें देखने को मिला है टाटा मोटर्स की तरफ से? लॉजिस्टिक्स सेक्टर अगर हम देखेंगे तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में उसका ग्लोबल लेवल पे 18% कंट्रीब्यूशन है, 18%।
तो अगर हम नेट ज़ीरो पहुंचना है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में, तो लॉजिस्टिक्स पे काम करना पड़ेगा। और इसमें ताकि हम मार्केट लीडर है इंडिया में, तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स ने ये टारगेट लिया है कि 2045 में हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस नेट ज़ीरो हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स में और हमारे ऑपरेशंस में भी। तो इसके अनुसार हमने एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का रोड मैप बनाया है, 2045 तक हम कैसे नेट ज़ीरो बन जाएंगे। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो फ्यूल का एक प्रोग्रेसिव ट्रांजिशन होगा, कन्वेंशनल फ्यूल मतलब डीजल पेट्रोल से पहले नेचुरल गैस, फिर बैटरी इलेक्ट्रिक और फाइनली हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन और बैटरी इलेक्ट्रिक दोनों को एग्जिस्ट करेंगे। तो और अपना जो भारत का एनर्जी पोर्टफोलियो है, एनर्जी बास्केट, उसमें एक अच्छी तरह से बैलेंसिंग प्रोग्रेसिव होगा कन्वेंशनल फ्यूल से हाइड्रोजन तक। तो इसके कारण एक फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें सब फ्यूल्स लगेंगे, तो मतलब हमारे पोर्टफोलियो में सब फ्यूल्स होंगे। इसके लिए हमने देखेंगे कि यहाँ पे 14 एग्जिबिट्स शोकेस किए हैं, जिसमें नेचुरल गैस है, जिसमें बैटरी इलेक्ट्रिक है और जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक है और हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन भी है। तो हमने सब कॉन्सेप्ट्स और प्रोडक्ट्स यहाँ रखे हैं। सो हम ये बताना चाहते हैं कि ये ट्रांजिशन के लिए हम तैयार हो रहे हैं और हम इसको लीड करेंगे। ओके, बट अब हम भी देखें तो टाटा मोटर्स ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल में बड़ी तरीके से घुसने की पूरी तैयारी में है। साथ ही टाटा एस भी आपने लास्ट माइल डिलीवरी में लॉन्च करी है। 2023 में ईवी का आप कितना कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं और कितने समय में ये एक सब्सटैंशियल हिस्सा बन सकता है आपके पूरे कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में? तो ये साल में 2023 में पेनिट्रेशन इसका बढ़ते जाएगा। अभी तो एक सिंगल डिजिट प्रतिशत ही रहेगा, लेकिन 2030 में मैं सोचता हूँ कि स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स जो कि इंट्रासिटी यूज़ के लिए हैं और बसेस, इन दोनों में हमें एक हेल्दी डबल डिजिट प्रतिशत पेनिट्रेशन दिखेगा कमर्शियल व्हीकल्स में भी। तो इस ऑटो एक्सपो में एक से एक आपको गाड़ियां देखने को मिलेंगी, चाहे वो 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, और साथ ही ऑटो एंसिलरीज भी अपने आप में बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को शोकेस करती हैं। तो ये ना मिस किए जाने वाला एक एक्सपो है जिसको ज़रूर देखना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, चंदन जी के बाद वापस लौटते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, आपको रेंज मोटा मोटा पता लग गई है। अब सीधा शेयर्स पे आते हैं। आज बढ़ने वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। चोला फाइनेंस और सीमेंस, दो ऐसे शेयर हैं जिसको आज हमने फ्रेश लॉन्ग की कैटेगरी में डाला है। चंदन जी एक बार जरा चेक कर लीजिए, चोला फाइनेंस और सीमेंस। बिल्कुल, मैं सबसे पहले चोला फाइनेंस की यदि बात करूं तो चोला फाइनेंस में आज एक थोड़े से लॉन्ग के बिल्टअप हुए हैं और स्टॉक मल्टीपल सपोर्ट से टर्न हो रहा है। पिछले लगभग 4-5 दिन से देखें तो 658 पे बार बार सपोर्ट आ रहा है और उसकी वजह से बाउंस हो रहा है। हालांकि ओवरऑल ट्रेंड इसका नेगेटिव टू रेंज बाउंड है, बट शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में बॉटम बने हैं तो इसलिए बाउंस बनने चाहिए। लगभग अभी 685 के आसपास चल रहे हैं। लगभग 670 का सपोर्ट रहेगा और बाउंस में एक बार के लिए आपको 720-725 के टारगेट बनने चाहिए। तो आपने जो सीमेंस की बात की और इनफैक्ट आज के दिन हमारा जो रिकमेंडेशन है आपके लिए वो बाय ऑन सीमेंस है। आप डेली चार्ट पे देखोगे राउंडिंग फॉर्मेशन हो रहे हैं। पिछले 4-5 दिन से देखें तो काफी अच्छी डिलीवरी मार्क्स हुई है। ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटीज और रोल ओवर डेटा भी पॉजिटिव है और इस मार्केट में जहाँ निफ्टी होल्ड नहीं कर रहा है, ये काउंटर अपने लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में जाने के लिए वापस तैयार हो रहा है। तो डेली, वीकली और बाकी सारे टाइम फ्रेम में वहां पे पॉजिटिव सेटअप बने हुए हैं। कैपिटल गुड्स काउंटर हमें ठीक लग रहे हैं, चाहे एलएनटी की बात करें या सीमेंस बात करें, तो इसलिए सीमेंस पे हमारी तरफ से खरीदारी की भी सलाह है। 2910 का स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉक कहीं ना कहीं 3050 से 3100 तक के टारगेट छू सकता है, जो कि मौजूदा लेवल से 3 से 5% का अपसाइड है।
ओके, ठीक है, इंटरेस्टिंग है। तो आपका टारगेट भी है 3100 का, और हमने आपसे पता किया तो आप भी यही कह रहे हैं कि ये चल सकता है। हमारा तो खैर डाटा की बेसिस पर हमने निकाला था शेयर, लेकिन आप स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी कह रहे हैं कि हाँ बेहतर है। 2910 का एक स्टॉप लॉस है। चंदन जी, आपने जो चोला फाइनेंस है, जो चोला इन्वेस्टमेंट है, इसका टारगेट स्टॉप लॉस एक बार वापस से बताएंगे आप? बिल्कुल, यहाँ पे आपको 670 के आसपास का सपोर्ट रखना पड़ेगा, ऊपर में 720 के टारगेट के। ठीक है, 720 का टारगेट है, आप इसके हिसाब से उसमें ट्रेड ले सकते हैं। वो प्लेट भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी ताकि आप इसको नोटिस कर लें, इसका स्टॉप लॉस और इसका टारगेट, और दोनों के दोनों बाय कॉल्स के में कन्वर्ट किया। लेकिन ज़्यादा कन्विक्शन सीमेंस में है। वैसे भी अगर आपके पास बाजार जिस समय गिर रहा हो, पोर्टफोलियो में थोड़ा ब्लड दिख रहा हो, थोड़ा दिक्कत दिख रही हो, तब आप कोशिश कीजिए कि वॉल्यूम और कम कर दीजिए या फिर थोड़ा साइडवेज होइए और चेक कीजिए कि कहाँ कहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। खैर, इस बीच हम आपके सामने और चीज़ें भी रखेंगे आपके सामने। एक काम और करते हैं चंदन जी, अपनी ट्रेडिंग कॉल जल्दी से और बता दीजिए इसके अलावा। देखिए, ज्यादा ट्रेड सेटअप नहीं है। निफ्टी 17,777 का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पिछले लगभग 14-15 दिनों से हम इन्हीं लेवल की बात कर रहे हैं। आज का लो ऑलमोस्ट वही बना है, तो या तो 17,850 निकले तब ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे उस लेवल को ब्रेक करने की गुंजाइश बन जाएगी। तो सीमेंट्स एक ट्रेड है जो हमने डिस्कस किया है, वहां पे खरीदारी की सलाह रख रहे हैं। ऑलरेडी इसके लेवल्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि 2,910 का सपोर्ट रहेगा, 3100 का टारगेट रहेगा। काफी लोग हैं जो ऑप्शंस में भी ट्रेड करना चाहते हैं, इस मार्केट सेटअप को कैसे ऑप्शन में ट्रेड करें, तो इसके लिए हम 17,900 की पुट की तरफ फोकस कर रहे हैं। 17,900 की जो पुट है वो आज के एक्सपायरी की नोट करना चाहिए। लगभग अभी 90 रुपए के आसपास चल रहा है। 70 से 80 के आसपास हम इसको ट्रेड करेंगे। 40 का सपोर्ट ऊपर में 160 के बाउंस के लिए। तो ट्रेड तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ट्रेड जो आपके सामने सेटअप है वो आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। खैर, इस बीच वापस आपको मैं ऑटो एक्सपो की एक और झलक जरूर दिखाना चाहूँगा, टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल्स को लेकर। अभी हमने ई व्हीकल्स की बात की थी, अब हम पैसेंजर व्हीकल्स के एमडी शैलेश चंद्रा से हमारे सहयोगी सृष्टि ने बातचीत की है। आइए सुन लेते हैं एक बार वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो ऑटो एक्सपो में क्या कुछ नया लेकर आई है कंपनी, उसके बारे में हमें बताइए। थैंक यू। इस ऑटो एक्सपो में जो हमारी थीम है वो है मूविंग इंडिया फॉरवर्ड विद सेफर, स्मार्टर एंड ग्रीनर व्हीकल्स। तो इसमें जो हमने करीब 12 शो केसेस की हैं आइस साइड में और ईवी साइड दोनों में। तो आइस साइड में हमारा फोकस है पहला कि जो हमारी इंजन्स हैं, जैसे हम हायर सेगमेंट्स में अपनी कारें लॉन्च करने जा रहे हैं, उनमें पावरफुल इंजन्स चाहिए। लेकिन जो हम पावरफुल इंजन्स आज दिखा रहे हैं वो TGDI टेक्नोलॉजी पे आधारित होगी, जो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट और लो ऑन एमिशन होगी। तो एक वो हम शोकेस कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा डिसरप्शन जो हम आज के दिन में दिखा रहे हैं, आज के इसमें पंच और अल्ट्रॉस CNG, जिसमें भारत में पहली बार ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी को हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जो इस साल लॉन्च होगी अल्ट्रॉस और पंच में। उसमें जो पहले CNG ग्राहकों को एक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था, वो करने की ज़रूरत नहीं है। वो सबसे बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती थी बूट स्पेस, जो बूट स्पेस अवेलेबल नहीं होती थी। तो वो हमने शोकेस किया है कि अब कैसे उस बूट स्पेस को रिक्लेम कर सकते हैं। तो ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी जो है वो हमें ये कॉम्प्रोमाइज़ से बाहर निकाल देता है, तो वो हम शोकेस कर रहे हैं। 2024 में हमारी एक नई SUV आने वाली है आइस में, जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, इसका नाम है कर्व। 4.3 मीटर एक नई बॉडी स्टाइल है, जो कूपे बॉडी स्टाइल जिसको कहते हैं, जो लग्जरी कार्स में ज़्यादा देखी जाती है। तो हम मास में भी लाना चाहते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो ये 2024 में आने वाली है। सो आइस में हमारे पोर्टफोलियो का एक्सपेंशन इस कार से होगा। इसको इलेक्ट्रिक में भी हम लाने वाले थे, अप्रैल 2022 में बोला था। तो पहले इलेक्ट्रिक वर्जन आएगी और फिर ये आइस वर्जन। EVs में हम 3 चीज़ें शोकेस कर रहे हैं। हमने अपनी जनरेशन 3 जो एक प्योर EV है, उस कॉन्सेप्ट को हमने अप्रैल 2022 में दिखाया था यहाँ ऑटो एक्सपो में। उसको आज फिर हम यहाँ पर उसको प्रस्तुत किया है हम लोगों ने, अविन्या। तो ये एक बहुत ही यूनिक बॉडी स्टाइल है, जो एक पावर दिखाती है कि एक प्योर EV कैसे सेम फुटप्रिंट में ज़्यादा इंटीरियर स्पेस दे सकती है। तो वो एक देखने लायक है। हैरियर EV हम लोग नेक्स्ट ईयर लाने वाले हैं 2024 में, तो उसको भी हम लोगों ने यहाँ दिखाया है। फिर सियरा, जो कि एक बहुत ही आइकॉनिक ब्रांड है, उसको EV फॉर्म में हमने यहाँ पर दर्शाया है, और ये 2025 में ये भी लॉन्च होगी। तो आप जितनी यहाँ पर ये शोकेसेस देख रहे हैं,
ये सब रियल है, कॉन्सेप्ट लेवल पर नहीं छोड़ा है हम लोगों ने। इन सब का एक टाइमलाइन है और उस टाइमलाइन में हम लोग लाएंगे, और ये सारी कारें उस थीम से कनेक्ट करती हैं जो मैंने बोला, सेफर, स्मार्टर और ग्रीनर कार्स। ओके, बट एक और टेक्नोलॉजी जो है वो वहाँ पे गवर्नमेंट का भी पुश हमें देखने को मिल रहा है, वो एथेनॉल ब्लेंडिंग। उसको लेके टाटा मोटर्स के क्या कुछ प्लान्स हैं, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं ऑलरेडी कुछ कंपनीज इस पे काम कर रही हैं, तो 2025 की जो टाइमलाइन है उसको मद्देनज़र रखते हुए कंपनी की क्या कुछ तैयारियाँ हैं? तो हम E20 में तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट होने वाला है, 2025 में तो वो तो आने वाली है। उसके बाद हम लोग 2025 ऑनवर्ड्स 20 to 85% जो इथेनॉल का जो मिक्स होगा उस पर भी हम लोग काम करना चालू कर दिए हैं, और से 25-26 तक हम लोग 1-2 कार पहले लाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद अपनी पोर्टफोलियो को फ्लेक्स फ्यूल की तरफ भी लाएंगे। ओके, एंड आखिरी में अगर हम यहाँ से आगे चल के, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, पोर्टफोलियो का कंट्रीब्यूशन किस सेगमेंट से कितना आते हुए आप देख रहे हैं? अगर मैं इंडस्ट्री लेवल की बात करूं तो 2030 की अगर मैं टाइम फ्रेम लूं, इस डेकेड के एंड, इस दशक के अंत तक क्या मिक्स होने की संभावना है, तो देखिए डीजल टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी कम लेवल पर आ जाएगी, क्योंकि BS7 के बाद उसकी वायबिलिटी की चैलेंज होगी। इकोनॉमिक सेंस जो एक डीजल में हुआ करता था वो थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हो जाएगा, तो डीजल काफ़ी नीचे आ जाएगा अपने परसेंटेज में, मे बी लेस देन 5%। इसके बाद इलेक्ट्रिक जो है वो 30% के आसपास होनी चाहिए इंडस्ट्री, और CNG भी करीब करीब 25 से 30% होनी चाहिए मेरी समझ से। बाकी जो है वो आइस टेक्नोलॉजीज़ होंगी, जैसे आपको मैंने बोला TGDI टेक्नोलॉजी हो गई, या फिर फ्लेक्स फ्यूल जो भी काफ़ी एमिशन फ्रेंडली है। तो मुझे लगता है इस तरह की मिक्स जो है हम इस दशक के अंत तक देख सकते हैं। ओके, वी लुक फॉरवर्ड टू दैट, एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। SUV, सेडान या फिर छोटी कार, टू व्हीलर में कहाँ दिखी बहार? कौन से नए लॉन्च मचाएंगे धूम, और EV में किन कारों पर होगी नजर? ऑटो एक्सपो घूमिए हमारे साथ, मिलेगा हर अपडेट सबसे पहले सिर्फ ET Now स्वदेश पर। तो खैर ये ऑटो एक्सपो की झलकें भी आपको दिख रही हैं, और साथ ही जो इंटरव्यूज हो रहे हैं वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। GM ब्रिवरीज के अभी नंबर्स भी आए हैं, तो एक बार आपको वो भी दिखा देते हैं। हालांकि आज नंबर्स का सिलसिला थोड़ा और स्पीड पकड़ रहा है। कल पहले TCS था, अब आप इन्फोसिस, SCL टेक, GM ब्रिवरीज, 3 बड़े नंबर आते हैं। GM के नंबर आ चुके हैं, एक सडन स्पाइक इसके अंदर है, प्रॉफिटेबिलिटी ठीक आई है इसके अंदर, 605 रुपये का संभाव देखने को मिल रहा है। चंदन सर एक बार जरा देखेंगे, कैश का शेयर है GM ब्रिवरीज, इसकी आय बढ़ी है 514 से 609, प्रॉफिट भी बढ़ के आया है। ये एक बार नॉन F&O शेयर है, जरा चेक करना। बिल्कुल, GM की बात करें तो काफी दायरे में कामकाज कर रहा है, और बड़े स्विंग्स यहाँ पे नहीं बन रहे हैं। मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ पिछले 6-7 महीने में, पिछले एक बड़ी रेंज में कामकाज कर रहा है, न तो पॉजिटिव ट्रिगर है न नेगेटिव ट्रिगर है। बट यस, फिर भी आज का वॉल्यूम देखें तो लगभग 1,40,000 का वॉल्यूम हुआ है। ओवरऑल सेटअप तो मिक्स है, कोई एज ऑफ नाउ इमीडिएट ट्रिगर नहीं मिल रहा है बाय या सेल दोनों के लिए। बट यस, फिर भी 585 के सपोर्ट का ध्यान रखना चाहिए। 620 इमीडिएट में, और 620 निकलेगा तो कन्विक्शन से 645-50 के टारगेट बनेगा। ठीक है, आपसे लास्ट में चलते चलते, क्योंकि ट्रेडिंग कॉल्स आपसे हमको मिल गई है, मैं मंदी वाले शेयर्स भी आपके सामने चेक करवाना चाहता हूँ। एक अनवाइंडिंग के 2 शेयर्स हमने निकाले हैं। सर जरा बताइएगा प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है इन सब में? एक तो लॉरेस लैब है, दूसरा अदानी पोर्ट है, जरा ये और चेक कर लीजिए लास्ट में चलते चलते। लोरस की बात करें तो लोरस में तो कंसर्न है ही, कंटिन्यूसली वीक है। बाजार रिकवर होता है तो भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है, और बाजार जब वीक होता है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मार पड़ती है। तो कंटिन्यूसली 4-5 महीने से यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम के प्रोसेस इंटेक्ट है, तो वीकनेस रहेगा। कोई भी बाउंस आता है बिग वाले की सलाह जरूर रहेगी। 375 का हर्डल है, नीचे में 350 345 तक के डाउन साइड यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। आपने आई थिंक एक अडानी पोर्ट्स की भी बात की है। अडानी पोर्ट्स है, वहां पे भी ट्रेंड थोड़े से अटके, बट मेजर सपोर्ट के आसपास है। यदि अडानी पोर्ट्स आपके पास है तो 770 का सपोर्ट रखें। 770 तोड़ेगा तभी डाउन साइड ओपन रहेगा, बट 805-10 निकल जाता है तो वापस आप 835 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो की ट्रिगर लेवल पे है, उन लेवल को ध्यान रखें। और सिमिलरली निफ्टी को भी 17,777 को आराम से ध्यान रखें, वो एक अहम ट्रिगर रहेगा। ठीक है चंदन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आज हमने आपसे शेयर कम भी पूछे, थोड़ा समय भी कम मिला, पूछे भी कम।
उसकी बड़ी वजह है कि मार्केट थोड़ा है मुश्किल भरा दौर, कम सौदे रखेंगे तो बात बन जाएगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। इस बीच